हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देखा था और आज के क्लास में हम देखेंगे चार्ज्ड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और कहीं ना कहीं इसके लिए भी हम गॉस लॉ ही यूज करते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं स्फीयर्स की कंडीशन। तो देखो, सबसे पहले आप ऐसा समझो, स्फीयर्स जब कहा जाता है ना तो स्फीयर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक जिसको कहते हैं मेटेलिक स्फीयर, और एक होता है नॉन मेटेलिक स्फीयर। और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बता देता हूं। नॉन मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। तो जब ये मेटेलिक स्फीयर है तो मतलब आप समझिए कि आयरन या एल्यूमिनियम, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है उनको मेटल कहते हैं। नॉन मेटेलिक स्फीयर वुड को आप कंसीडर कर लो, इट्स अ नॉन मेटेलिक स्फीयर। अब मेटेलिक स्फीयर के साथ कंडीशन क्या है कि देखो, जब भी किसी मेटेलिक स्फीयर में या फिर कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट में, सिर्फ वो स्फीयर हो ये जरूरी नहीं है, जब भी किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट पे आप कोई चार्ज स्प्रे कर देते हो, तो अगर आपने सपोज करो चार्ज यहां दिया तो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे आके स्टे कर जाता है। सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहला सवाल है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, और मेटल के अंदर चार्ज क्यों नहीं स्टे करता? तो इसके कुछ रीजंस मैं दिखा देता हूं, ठीक है। और रीजन बताने से पहले कंडीशन दिखा देते हैं, ठीक है। ओके, तो जब हमने इसको चार्ज दिया, इस मेटेलिक स्फीयर को, तो इस मेटेलिक स्फीयर के सरफेस पे ही ये चार्ज आकर बैठ गया। तो अंदर में कितना चार्ज रहा? अंदर में चार्ज रहा 0। इसके अंदर, स्फीयर के अंदर चार्ज रहता है 0। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन यहां पे दिखाता हूं। अगर मैंने एक नॉन मेटेलिक, मतलब आप लकड़ी का मान लीजिए, ग्लास का मान लीजिए, ऐसा कुछ नॉन मेटेलिक स्फीयर लेते हैं और उसके ऊपर आपने ऐसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आप जिस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेट्स से इस साइड पे आपने ज्यादा डेंसिटी ऑफ द चार्ज कर दिया और इस तरफ थोड़ा लोअर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कर दिया, तो चार्ज एज इट इज बैठ जाएगा। चार्ज एज इट इज ऐसे ही बैठ जाएगा, ये मूव नहीं करेगा अपनी जगह से। बट हमें क्या करना है? हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज स्फीयर को देखना है। मतलब चार्ज जो है वो एग्जैक्टली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो उस कंडीशन को ही हमें पढ़ना है। प्लीज इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, मेटेलिक स्फीयर के केस में एक ये भी दिया जाता है कि एक मेटेलिक शेल है, मतलब अंदर से खोखला है, ठीक है, शेल है, ये बहुत थिन है, ठीक है, शेल है। अगर इस शेल को भी अगर आप चार्ज दोगे तो ये चार्ज भी इसके आउटर सरफेस पे ही आके बैठ जाएगा। अगर आपने इस शेल को चार्ज दिया। अच्छा, एक कंडीशन ये भी होता है कि आपके पास एक थिन नॉन मेटेलिक शेल है, ऐसा कुछ पतला सा, और आपने इसके, जस्ट बिकॉज ये थिन है, तो आपने इसके एकदम सरफेस, थिन सरफेस के ऊपर आपने चार्ज को स्प्रे कर दिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चार्ज जो है ये सरफेस पे ही रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए, ये तीन कंडीशन में चार्ज जो है बाहर सर्कल पे है, मतलब बाहर एक स्फीयर के सरफेस पे है। ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे चार्ज अंदर भी स्टे कर रहा है। तो इन तीनों का जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा, इसका अलग है, बिल्कुल ही अलग है। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज ऑन द सरफेस
ऑन द सरफेस, ठीक है, और चार्ज इनसाइड द स्फीयर और चार्ज ऑन द और इन द बॉडी, ऐसे, ठीक है। देखो जब हम इस पे चार्ज कहीं पे भी दे दें, ये ऑटोमेटिकली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑटोमेटिकली, और इसका जो डेंसिटी होगी, मतलब एरियल डेंसिटी जो उसके सरफेस पे चार्ज स्प्रेड होगा, वो यूनिफॉर्म अपने आप हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम गोज विद दिस केस, क्योंकि मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मूव करेंगे और अपने आप को रीअरेंज कर देंगे यूनिफॉर्म। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर आप कहोगे कि नहीं मैं यहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा करूं, तो चार्ज डेंसिटी यहां पे ज्यादा हो सकता है, वो एज इट इज रहेगा। बट जस्ट बिकॉज कि हम उस केस को स्टडी नहीं कर सकते, तो हम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन मेटेलिक होलोस्फीयर को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो बट तीनों में जस्ट बिकॉज की चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इसलिए इन तीनों का कंडीशन सेम होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, और ऐसा इसलिए होता है, उसको मैं स्फीयर का डायग्राम से दिखाता हूं। बट उस डायग्राम से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। आपके सामने एक ऐसा इनफाइनाइट साइज का, मतलब हर तरफ से ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट साइज की एक मेटेलिक शीट रखी हुई है, मेटेलिक शीट रखा हुआ, ठीक है, मेटेलिक शीट रखा हुआ, और ये अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है। समझना, गौर से समझना, एक नया कंसेप्ट है। अगर इसके सामने आप एक क्यू चार्ज को लाते हो, पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो इसके सरफेस पे, इसके लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड पे कितना चार्ज डेवलप होगा और कितना चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ये इनफाइनाइट है, तो अगर यहां पे क्यू है ना, तो सारे के सारे फील्ड लाइंस यहां पे जाके ऐसे मर्ज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना फ्लक्स इसने जनरेट किया, उतना ही फ्लक्स ये कंज्यूम करेगा, और जब ये कंज्यूम करेगा तो वी कैन क्लियरली से कि यहां पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप कर जाएगा। अगर ये मेटल है तो ये माइनस क्यू चार्ज डेवलप करेगा। अगर मैं ये कहता कि ये वुड है, लकड़ी और ग्लास अनचार्ज है, इसके सामने एक क्यू चार्ज को ले आते हैं, तो यहां पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा? द चार्ज इंडक्शन विल बी 0, चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। तो ऐसा क्या चेंज हो रहा है दोनों में, जिसकी वजह से एक में चार्ज 0 इंड्यूस हो रहा है और एक में एग्जैक्टली नेगेटिव इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जनरेट हो रहा है और इंड्यूस हो रहा है? क्या होगा ऐसा? बिकॉज ऑफ द परमिटिविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर मेटल है तो मेटल की परमिटिविटी अलाउ कर रही है, मतलब सॉरी, मेटल की परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फ्लो करने में अलाउ नहीं कर रही है, वेयर एज वुड के केस में वो अलाउ कर रही है, ठीक है। अब इसका 2D डायग्राम देखते हैं। 2D डायग्राम में ऐसा क्या होगा, देखो। अगर मैंने कहा ये आपका 2 डायमेंशनल शीट है और यहां पे आपने चार्ज रखा Q, तो अगर ये Q चार्ज है और यहां से फील्ड लाइंस को, अगर लेट्स सपोज करो फील्ड लाइंस को जाना है यहां से ऐसे, अगर फील्ड लाइंस को इधर जाना है तो वो चाहे, अब मेटल है, मेटल का परमिटिविटी इज इनफाइनाइट। और हम लोगों ने एकदम वेरी फर्स्ट चैप्टर में जब बात किया था, वेरी फर्स्ट वीडियो में, कि परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी मीडियम टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक तरह का रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फ्लो होने से रोकता है। इसका मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो को रोकने के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो नहीं कर सकते। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो नहीं कर सकते, इसका मतलब है अंदर में फील्ड लाइन 0 होना चाहिए। अगर अंदर में फील्ड लाइन 0 होना है, अगर इस तरह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 होना है, तो इसका मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट हो रहे हैं। तो टर्मिनेट हो रहे हैं मतलब जितना फ्लक्स इसने जनरेट किया, वो सारा का सारा फ्लक्स यहां पे कंज्यूम हो रहा है,
तो यहां पे कितना फ्लक्स है, Q बाई एप्सिलॉन फ्लक्स है, तो Q बाई एप्सिलॉन फ्लक्स को कंज्यूम करने के लिए आपको माइनस Q अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए होगा, इसलिए इस सरफेस के ऊपर माइनस Q अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप कर जाएगा। और जस्ट बिकॉज यहां पे माइनस Q अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप किया, माइनस Q, और ये ऑब्जेक्ट तो ओवरऑल न्यूट्रल था, ये ऑब्जेक्ट ओवरऑल न्यूट्रल था, तो जितना चार्ज इधर नेगेटिव में डेवलप हुआ उसका पॉजिटिव चार्ज प्लस Q उसके दूसरे साइड पे डेवलप हो जाएगा, और ये प्लस Q चार्ज फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे कंटिन्यूअस बना देंगे। तो मतलब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो है, बट उसके बाहर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो होना शुरू हो गया। तो जैसे आप लोगों ने काफी बार सुना होगा या फिर बुक्स में अपने टीचर ने बताया होगा कि जब भी थंडरिंग होती है गाड़ी के अंदर बैठे रहो, बिकॉज गाड़ी के अंदर क्या होता है, एक मेटेलिक शील्ड होता है, तो मेटेलिक शील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आप तक पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं। अगर आप किसी चीज को मेटल से घेर दोगे, जैसे आपको दिख रहा है ना चार्ज बाहर है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अंदर में, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अब जैसे वुड के केस में क्या है, वुड के केस में अगर इसको फिर से टू डायमेंशनल हम बनाएं तो वुड ऐसा कुछ नहीं कहता, वुड की परमिटिविटी बहुत कम है। तो वुड कहता है, मतलब थोड़ा बहुत परमिटिविटी तो होती है क्योंकि वैक्यूम की भी कुछ परमिटिविटी है, तो वुड कहता है कि भैया मेरे अंदर से चले जाओ, एक या दो इलेक्ट्रॉन्स शायद मैं सरफेस पे ले आऊं क्योंकि बहुत पावरफुल चार्ज है, तो एक दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सरफेस पे, बट मैक्सिमम को मैं जाने दूंगा। इसलिए अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अगर आपने मतलब Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया तो Q इंटू 10⁻⁵ और 6 कूलम शायद सरफेस पे इंड्यूस होगा, तो विच इज टेक्निकली जीरो, ठीक है, विच इज टेक्निकली जीरो। तो इस तरीके से मतलब यहां पे आके स्टॉप नहीं होता, इंडक्शन ज्यादा होती नहीं है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंडक्शन, अगर ऐसे इनफाइनाइट शीट आपके सामने दे दिया जाए या फिर एक Q चार्ज दे दिया जाए और उसके सामने उसको एक ऑब्जेक्ट से इस तरह से स्फेरिकली घेर दिया जाए, तो ये जैसे Q चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाने शुरू होंगे, और यहां जाके अगर ये मेटल है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, ऐसे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, और जैसे ये नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आके टर्मिनेट हो जाएगा, और फिर इसके सरफेस पे आगे तो मैं दिखाता हूं वो चीज। तो इंडक्शन, चार्ज इंड्यूस्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस Q, ये Q उसका नेगेटिव इंटू 1 बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। अब आपको इंड्यूस्ड चार्ज का कंसेप्ट समझ में आ गया, और जस्ट बिकॉज कि मेटल का इनफाइनाइट होता है, आप देखो मेटल की इनफाइनाइट होती है, ठीक है, तो 1 बाय इनफाइनाइट इज जीरो, अगर 1 बाय इनफाइनाइट जीरो तो 1 माइनस जीरो इज 1, तो चार्ज इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू माइनस Q, अगर Q चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा माइनस Q। और वुड के केस में हम मान लेते हैं कि उसकी रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो, वेरी क्लोज टू वैक्यूम है वो, ठीक है, मतलब ऐसे मान लेते हैं, ऐसा तो नहीं एग्जैक्टली बट वेरी क्लोज टू जीरो। तो उस केस में ER जीरो हो गया, तो 1 माइनस 1 बाई ER, यहां पे ER ही कर देता हूं, 1 माइनस 1 बाई ER, तो 1 बाई जीरो, सॉरी 1 माइनस, अच्छा सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी 1 हो जाती है, मेटल की तो इंफिनिटी है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 हो जाती है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी जब 1 है तो 1 बाय 1 दैट इज 1 माइनस 1 जीरो, तो चार्ज इंड्यूस बिकम्स जीरो, ठीक है, जीरो नहीं होता, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी इज 1, तो उस हिसाब से चार्ज इंड्यूस चार्ज बिकम्स जीरो। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट की कहानी, तो आपको इंड्यूस चार्ज समझ में आ गया। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये चार्ज सरफेस पे क्यों आता है, तो देखो अगर मैंने कहा कि आपने लिया एक स्फीयर, आपने इस तरह से एक स्फीयर लिया और आपने क्या किया, आपने एक Q चार्ज को यहां पे छोड़ दिया अंदर में किसी तरह से, तो होगा क्या कि ये Q चार्ज अपने आसपास एक ऐसा शेल को इंड्यूस करेगा, ये एक शेल डिफाइन करेगा और उस शेल को
इंड्यूस करेगा, बहुत थीन शेल को। ये क्यू चार्ज है, तो यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे, ठीक है, और ये क्यू चार्ज यहां पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस कर लेगा। और इस माइनस क्यू चार्ज को कंजर्व करने के लिए प्लस क्यू चार्ज इसके इस शेल के बाहर वाले साइड पे आएगा। ऐसा वो बनाएगा नहीं, फिजिकली नहीं होगा, वो इतना फास्ट में मूव करता है। देखो तो होगा क्या, ये चार्ज और ये शेल एकदम पास पास है, मतलब एकदम छोटा सा, मतलब जैसी चार्ज डालो उसके जस्ट बगल वाला शेल, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके अंदर में बन जाएगा जीरो। न्यूट्रलाइज कर दिया तो आ गया चार्ज सरफेस पे, ये अपने आउटर सरफेस को इंड्यूस करेगा और प्लस चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा और ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। फिर ये चार्ज इसके बगल वाले स्फीयर को इंड्यूस करेगा और ये न्यूट्रलाइज होगा, सरफेस पे आ जाएगा। इस तरह से करते करते ये पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से सरफेस पे आ जाता है। क्यों सरफेस पे आ जाता है? क्योंकि अगर अंदर में चार्ज रहा, तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी तो वो मेटल के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज परमिटिविटी ऑफ द मेटल इज, रिलेटिव परमिटिविटी इज इनफाइनाइट। तो जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो चार्ज वहां पे स्टे भी नहीं कर सकता, ठीक है। वो इंडक्शन के थ्रू तुरंत सरफेस के ऊपर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपने दिया, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो बाहर सरफेस पे इस तरह से आ जाता है। सो दैट्स हाउ द चार्ज कम्स टू द सरफेस, सरफेस पे इसी तरह से आ जाता है। तो मेटेलिक स्फीयर की कंडीशंस और नॉन मेटेलिक स्फीयर की कंडीशन मैंने बता दी, बट मैंने पहले ही बोल दिया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द एंटायर स्फीयर, तो तीनों का रिजल्ट सेम रहेगा, और यूनिफॉर्मली इनसाइड द बॉडी अगर स्प्रेड आउट है तो इसको अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पहले इन तीनों की कंडीशन को देखते हैं, फिर हम इसको टैकल करेंगे, ओके। तो जैसे आप लोगों ने अभी देखा कि स्फीयर्स के ऊपर चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है और चार्ज किस तरह से सरफेस पे आ जाता है, तो अब हम लोग सिर्फ इतना सा कंडीशन समझेंगे कि लेट्स सपोज मेरे पास एक चार्ज्ड स्फीयर है, ठीक है, और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सरफेस पे है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये किसी भी वजह से हो सकता है कि ये नॉन मेटेलिक हो और इसको यूनिफॉर्मली स्प्रे कर दिया गया हो, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया हो ऑन द सरफेस, और हो सकता है ये मेटेलिक स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, जिसके अंदर चार्ज डाला गया और ऑटोमेटिकली सरफेस पे आ गया। मेटेलिक स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे डालोगे अपने आप वो सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। और हो सकता है ये मेटेलिक होलो स्फीयर हो जिसका चार्ज सरफेस पे स्प्रे किया गया और वो यूनिफॉर्मली हर तरफ फैल गया, ठीक है। तीनों कंडीशन पॉसिबल है कि अगर ये नॉन मेटेलिक है तो इसको यूनिफॉर्मली चार्ज करना पड़ेगा, अगर ये सॉलिड मेटेलिक है तो आप किसी भी पॉइंट पे चार्ज को रखोगे ये अपने आप स्प्रेड आउट होता हुआ सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये थिन होलो मेटेलिक स्फीयर है तो आप एक पॉइंट पे, सरफेस के किसी एक पॉइंट पे चार्ज को छोड़ोगे वो तुरंत डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ हर तरफ पहुंच जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। एक छोटा सा डिस्कशन मैं यहां पे भी करना चाहता हूं कि अगर लेट्स सपोज करो ये एक थिन होलो मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक है, अगर मैंने यहां पे चार्ज स्प्रे कर दिया, मतलब इस तरह से चार्ज इस पॉइंट पे दे दिया, ठीक है, इसी पॉइंट पे, तो ये चार्ज सरफेस के इसके तरफ क्यों आएगा, इस तरफ क्यों आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ सरफेस के इस तरफ आ जाएंगे, ऐसा क्यों होगा? तो देखो इन चार्जेस का, सपोज करो आपने यहां पे सिर्फ 2 या 3 चार्जेस दिए, ठीक है, आप ऐसे समझो 2 या 3 चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर नहीं कर सकते, इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते क्योंकि अंदर में मेटल है, इस साइड पे मेटल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर 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 ही फ्लो कर सकता है, ठीक है, मेटल के अंदर नहीं जा सकता बिकॉज परमिटिविटी इज इनफाइनाइट और रिलेटिव परमिटिविटी इज इनफाइनाइट। तो अब देखो कि जब ये जो चार्ज है, इन चार्ज
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उन सब के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन है वो सपोज करो बाहर की तरफ तो कांस्टेंट है, बट ये एंगुलर सेपरेशन इसके इक्वल नहीं हो सकता बिकॉज अंदर की तरफ आ नहीं सकता चार्ज। तो जो पहला प्रॉपर्टी मैंने बोला था कि द एंगुलर सेपरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्यू चार्ज को यहां रखते हो तो इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है, इन सब की वजह से ये जो एंगुलर सेपरेशन है, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर ये सारे एंगल कांस्टेंट हो भी गए तो ये एंगल कांस्टेंट नहीं है। ये कब कांस्टेंट होगा? जब ये सारे चार्ज ऐसे आ जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर यहां से ऐसे जनरेट होना शुरू होगा, तब जाकर के आप कह सकते हो कि ओके नाउ द एंगुलर सेपरेशन इज कांस्टेंट। तो प्लीज जो भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था, प्रॉपर्टीज को बताया था, उसी के बेसिस पे ये सारी थियरीज हैं। आप प्लीज इन सबको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए मैं एक एक चीज को थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन कंसेप्ट के बेसिस पे जो असर्शन रीजनिंग के या ट्रू एंड फॉल्स के जो क्वेश्चन होते हैं या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। नाउ अब आपके पास इस तरह से चार्ज रख दिया गया ऑन द सरफेस। अब आपको दो चीज करनी है, तीन चीज करनी है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड EI, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड EO, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। ये तीन चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं EI से। EI सबसे पहले EI निकाल। गॉस का सिंपल मेथड, आपको अगर इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यहां से हम एक स्फीयर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। इस गॉसियन स्फीयर के अंदर, इस गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इज 0। तो अगर इसके अंदर टोटल चार्ज 0 है, इसका मतलब है ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 0। तो हम ऐसे लिखेंगे, फिर से अगर आप वो सब कुछ अब मत करना, आपको समझ में आ गया। E डॉट dA इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज कि इस सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज 0 है, और तो फिर आप E को कांस्टेंट ले लो, इंटीग्रल ऑफ dA इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू 0। सिंपल, इतना तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं आउटसाइड के लिए, आउटसाइड की कंडीशन देखो, आउटसाइड की कंडीशन देखो, ठीक है। तो अगर मैं आउटसाइड की कंडीशन देखता हूं और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर r है, तो फिर से हम कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ E आउटसाइड डॉट dA इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड चार्ज कितना है? लेट्स सपोज करो मैंने टोटल चार्ज Q दिया हुआ था सरफेस पे, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी। लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था कि हम वैसा गॉसियन सरफेस हमेशा बनाएंगे जिसपे सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर हो एंड सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे, सो दैट उसको कांस्टेंट के तरीके से बाहर निकाला जा सके। तो अब आप ऐसे समझिए, अच्छा लास्ट क्लास में जब मैंने बताया था, मैंने बोला था सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 0 एंगल बनना चाहिए। तो समझ लीजिए सरफेस एंड एरिया वेक्टर एक दूसरे के ऊपर ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री है, इसका मतलब सरफेस के साथ 90 डिग्री, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पे मेरा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 0 बना रहा है, तो cos डॉट प्रोडक्ट की वजह से cos 0 इज 1, तो E dA हो जाएगा। E कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं सिंपली इंटीग्रल ऑफ dA इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब इस स्फीयर का, इस गॉसियन स्फीयर का टोटल एरिया कितना होगा? अगर ये रेडियस r है, इफ दिस रेडियस इज r, तो हम लिखेंगे E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये हो गया आउटसाइड। ऑन द सरफेस क्या होगा? एग्जैक्टली ऑन द सरफेस, टेक्निकली मतलब नॉट डिफाइंड पॉइंट सा ही होता है, बट ठीक है, जस्ट आउटसाइड अगर इसका रेडियस कैपिटल R है तो ऑन द सरफेस इट विल बी Q बाय सरफेस प्लस कर देगा सरफेस के बाहर तरफ, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। सरफेस के आउटर साइड तरफ ही, इनर साइड तरफ तो जीरो ही होगा, ठीक है। ये क्या निकला? ये निकला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इसी के पोटेंशियल की। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया हमने, फील्ड। अब हम पोटेंशियल निकालते हैं इस चार्ज सिस्टम की। पोटेंशियल के लिए कभी भी आप अंदर से मत स्टार्ट करना, आप बाहर से स्टार्ट करना। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो है, तो इनफाइनाइट से सरफेस और सरफेस से अंदर की तरफ, बिकॉज इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको। तो इनफाइनाइट पे जीरो, जीरो से सरफेस तक पहुंचेंगे और सरफेस से फिर अंदर तक आएंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम ऐसे समझते हैं कि आपको एक बार ये समझ में आ गया, तो अब हम लेते हैं ये चार्ज स्फीयर विथ चार्ज Q, ठीक है, सरफेस पे बैठा हुआ है, ठीक है। दिस रेडियस इज R, ठीक है। मुझे चाहिए यहां से किसी R पोजीशन पे पोटेंशियल, ठीक है, R पोजीशन पे पोटेंशियल चाहिए यहां पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx, और dx कर लेते हैं, माइनस dv बाई dx, और dv बाई dl भी कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज पोटेंशियल आउटसाइड, मैंने इसलिए आउटसाइड वाला कंडीशन लेके चलते हैं। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विथ अ माइनस साइन विच इज q माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब लेट्स से दिस, हाँ मतलब अब हम लेट्स से एज्यूम करते हैं कि हम किसी x पोजीशन पे है, वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करते हुए हम r पोजीशन तक आएंगे। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट x पोजीशन इज q by 4 pi epsilon naught x square with a minus sign. This is my electric field equals to dv naught by dx. dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, so dv becomes minus q by 4 pi epsilon naught x square dx. Very nice. दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां तक? जब मेरा x इनफाइनाइट है, when x is equals to infinite, उस पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल इज जीरो। जब मेरा x r के बराबर है, when x is equals to r, तो मेरा पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल आउटसाइड, मैं उसको आउटसाइड की तरह ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया v नॉट माइनस जीरो, दैट इज v, दैट इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x टू द पावर माइनस 2 dx, x टू द पावर माइनस 2 dx इज x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, दैट इज माइनस 1 अपॉन x। तो ये माइनस और ये माइनस चला गया, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, कहां से कहां तक? इंफिनिटी से लेके r तक। तो जैसे आप इसको रखोगे q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस 1 बाई इंफिनिटी विच विल बी जीरो, तो पोटेंशियल आउटसाइड at any given distance r is given by this. सिंपल, समझ में आ गया? तो आउटसाइड का पोटेंशियल वही था जो एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले से आऊं और मैं कहूं कि सरफेस का पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल एट द सरफेस विल बी q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R,
ये सरफेस का पोटेंशियल होगा, ये सरफेस का पोटेंशियल होगा। अब अगर ये सरफेस का पोटेंशियल है, अब मैं कहता हूं कि व्हाट इज द इनर पोटेंशियल, अंदर में कहा कितना पोटेंशियल है। लेट्स से एट एनी गिवन डिस्टेंस आर डैश, माने आर डैश मान लिया। बट देखो अगेन E inside is equals to minus dv inside by dx, ऐसे मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो इसका मतलब है dv inside is equals to 0। अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, dv का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो भी, और अगर आप इंटीग्रेट नहीं करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इंटीग्रेट करते हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ dv इक्वल्स टू v प्लस सम कांस्टेंट c इक्वल्स टू 0, तो v इक्वल्स टू सम न्यू कांस्टेंट k। तो पोटेंशियल इज अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू, मतलब जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का। दूसरे तरीके से करना है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, v1 से लेके v2 तक इंटीग्रेट करो, ठीक है। ये तो 0 है, ठीक है, 0 dx का इंटीग्रल है बेसिकली, 0 dx, तो दैट विल बी 0 अगेन। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0, तो v2 इज इक्वल्स टू v1। तो इसका मतलब है अगर यहां का पोटेंशियल v1 है और यहां का पोटेंशियल v2 है, तो दोनों का पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा, इसलिए अंदर में पोटेंशियल सेम है। अब सवाल ये उठता है तो अंदर का पोटेंशियल है कितना। तो देखो अगर मैंने कहा कि सरफेस का पोटेंशियल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन r है, तो उसके बाद वो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करता, वो हर पॉइंट पे सेम है। तो इसका मतलब है जो सरफेस का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल हर पॉइंट पे है, ठीक है। तो इसका मतलब है v इनसाइड, ओके, अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली करके देख लेते हैं। इंटीग्रल of dv inside is equals to 0 dx, ठीक है, 0 dx। okay, when x is equal to r, when x is equal to r, my potential is equals to vs, my potential equals to vs। when x equals to r dash, my potential is v inside, तो ये तो 0 हो गया, तो v inside is equals to v surface, और v surface कितना है, that equals to q by 4 pi epsilon naught r। तो ये हो गया मेरा potential of all the points inside this sphere। स्फीयर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल है। आपको ये चीज अच्छे से पता होना चाहिए कि अंदर कितना बाहर कितना, अंदर कितना बाहर कितना, ठीक है। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, आपको यही 4 चीजें याद रखनी है और इन चारों का डेरिवेशन आपको समझना है कि किस तरह से मैंने किया। तो अगर ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है वेयर द चार्ज इज स्प्रेड आउट ऑन द सरफेस ओनली, चाहे वो होलो हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो नॉन मेटेलिक हो, ठीक है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड is 0, potential inside is equals to q by 4 pi epsilon naught r, outside electric field is equals to q by 4 pi epsilon naught, let's say अगर ये डिस्टेंस को x मान लेते हैं, x square, potential outside is q by 4 pi epsilon naught x, on the surface क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस प्लस, मतलब सरफेस के राइट हैंड साइड पे q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस, ठीक है। और पोटेंशियल ऑन द सरफेस क्या होगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये 6 वैल्यूज अगर आपने याद कर लिए तो आपके लिए काम हो गया आसान। ओके, अब देखो इनके ग्राफ। ग्राफ बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आपको, सिंपल, आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस है और ये एक्स है।
आप मान के चलिए कि दिस इज योर चार्ज स्फीयर, ये आपका चार्ज स्फीयर है, ठीक है। मतलब एक्सिस का जो जीरो है वो सेंटर पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करते, ये थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, तो आपका ग्राफ पहले जीरो तक जाएगा, जीरो तक जाएगा, और सडनली इस पॉइंट पे वो जंप करेगा और यहां से वो ग्राफ इस तरह से बनाएगा। क्यों? क्योंकि 1/x² का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता है, वो कुछ इस तरह से आता है। टेक्निकली इसको ऐसे आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, ठीक है। बट इस साइड में कुछ नहीं है, तो वो ऐसे होता हुआ ऐसे चला जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये हो गई मेरी पहली कंडीशन। आपको ग्राफ समझ में आ जाना चाहिए कि पहले जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन दिस। सॉरी, अगर आपसे किसी ने बोला कि अब इसका पोटेंशियल का ग्राफ बना के दिखाइए, पोटेंशियल का ग्राफ, तो देखो अंदर का पोटेंशियल मतलब r डिस्टेंस तक पोटेंशियल कितना है? Q/4πε0 r, ये पोटेंशियल है। Q/4πε0 r, ये पोटेंशियल है। और उसके बाद ये पोटेंशियल 1/x से कम होता चला गया, मतलब ये कुछ नहीं है बेसिकली, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ इस तरह से चला गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इस स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का ग्राफ क्या रहा। अब हम लोग देखते हैं फॉर द नॉन मेटेलिक सॉलिड स्फीयर, जिसके अंदर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। ओके, तो जैसे आपने अभी देखा कि मेट्रिक स्फीयर के ऊपर क्या होता है, ठीक है, और सरफेस पे अगर चार्ज है स्फीयर के तो क्या होता है। अगर आपसे वो बोल दे कि चार्ज अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड द नॉन मेटेलिक सॉलिड स्फीयर, नॉन मेटेलिक सॉलिड स्फीयर के अंदर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप ऐसा समझिए एक चार्ज क्लाउड ही मान लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा चार्ज क्लाउड है तो टोटल चार्ज गिवन इज स्टिल द Q, अभी भी टोटल चार्ज Q है। तो फिर से हमें देखेंगे अंदर में किसी RI डिस्टेंस पे व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड व्हाट इज माय पोटेंशियल इनसाइड, और RO डिस्टेंस पे व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड माय पोटेंशियल आउटसाइड। और सिमिलरली हमें सरफेस पे निकालना पड़ेगा व्हाट इज माय किसी भी R डिस्टेंस पे what is my electric field on the surface S and what is my potential on the surface S। ये तीन चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम अंदर से स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल हमेशा बाहर से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो। तो सबसे पहले हम यहां पे एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, ऐसा कुछ गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, अब ये आपको कैलकुलेट करना है। चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें चार्ज स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पता है। तो चार्ज डेंसिटी, जिसको हम ऐसे रो से डिफाइन करेंगे, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, दिस इज एरियल चार्ज डेंसिटी एंड दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो हमें इन दोनों की जरूरत नहीं क्योंकि स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी विल बी Q बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, Q/3 पाई R क्यूब। ये हो गया मेरा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो अगर पर यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है तो इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा, तो अगर हम मान लेते उसको स्मॉल q मान लेते, उसके अंदर का चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, द आंसर इज Q/4/3 पाई R क्यूब
टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इनटू स्मॉल वॉल्यूम जो इसका है, दैट इज 4/3 पाई आर इनसाइड का क्यूब। तो 4/3 पाई कट गया, तो यू कैन से क्यू आर इनसाइड डिवाइडेड बाय सरफेस रेडियस का क्यूब। दिस इज माय चार्ज इनसाइड। अब अगर ये चार्ज इनसाइड है तो कैन वी राइट E डॉट dA closed integral is equals to this charge by epsilon naught, that is q r I cube by r cube times epsilon naught। फिर से इन सब की वजह से भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, जो कि इस एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री बनाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट की वजह से cos 0 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो इंटीग्रल ऑफ एरिया, तो इसका एरिया होगा 4 पाई आर इनसाइड का स्क्वायर। ठीक है, देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल है 0। ये सब कुछ हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में किया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं करूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज इससे पहले वाला वीडियो सीरीज का देख लीजिए। तो अब ये हो गया 0 cos 0 1, और इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बाहर 4 पाई आर आई का स्क्वायर। ठीक है, दैट इक्वल्स टू क्यू आर आई क्यूब बाय आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये आर आई स्क्वायर क्यूब के साथ कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बिकम्स क्यू इंटू आर आई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। प्लीज ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, इनसाइड रेडियस के साथ वो इस तरह से वैरी करता है। अगर हम बाहर से एक स्फीयर ले ऐसे पूरा, ठीक है, इस तरह से हम बाहर का एक स्फीयर लेते हैं। तो अगर हम बाहर का स्फीयर लेते हैं तो हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज। टोटल चार्ज इनक्लोज तो क्यू ही है ना, क्योंकि इस स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज क्यू गिवन था, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई आ गया बाहर cos 0 1, तो इंटीग्रल ऑफ, चलो, एरिया dA इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इनटू इसका एरिया, दैट इज 4 पाई आर नॉट स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अभी भी उसी फॉर्मूले को मेंटेन कर रही है, दैट इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर आउटसाइड का स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता दूं ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला कंडीशन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो इनसाइड का कैसे निकालेंगे, आउटसाइड का कैसे, और इसकी वजह से पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है वो अभी हम देखते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब पोटेंशियल पे आते हैं। अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आप पहले लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज क्यू आर आई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आउटसाइड का स्क्वायर। सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा। अगर इनसाइड की तरफ से भी कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आप आर लगाओगे, आर और आर कट के आर स्क्वायर हो जाएगा। बाहर की तरफ से आओगे तो आर आउटसाइड भी आर ही लगाओगे। इन बोथ केसेस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इतना आएगा। नाउ E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dx। ठीक है, हम बाहर से आते हैं, ठीक है, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से। बट जस्ट बिकॉज कि अब हम x के फंक्शन पे है
तो इस आर नॉट डिस्टेंस, ये जो आर नॉट डिस्टेंस है, इसको अब हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स से, सो दैट मेरे लिए इंटीग्रेट करना आसान हो जाए। ठीक है, ये तो जस्ट बिकॉज समझाने के लिए था कि आउटसाइड रेडियस है और ये इनसाइड रेडियस है, बट मुझे इंटीग्रेट करना, इसलिए अब इसको, इस डिस्टेंस को हम x से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मुझे इस r नॉट पोजीशन पे निकालना है, बट हम किसी x पोजीशन पे हैं, तो x पोजीशन पे माय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। ये आपको पता चल गया, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी गिवन डिस्टेंस x इज दिस, तो आप इसको लिखोगे q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dv बाय dx, तो dv इज इक्वल्स टू माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx। जैसे मैंने पहले किया था अभी भी वही सेम है, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। जब x का वैल्यू इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल इज जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इतना स्प्रेड आउट हो जाएगा कि वहां पे कोई पोटेंशियल रहेगा नहीं। जब x का वैल्यू r नॉट है तो मैं पोटेंशियल इज v आउटसाइड, v आउटसाइड। तो देखो अब क्या होगा कि इसका जो इंटीग्रल था, ठीक है, दिस बिकम्स v आउटसाइड माइनस जीरो, दैट इज v आउटसाइड। q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का था विथ ए माइनस साइन, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेके r आउटसाइड तक, सो उससे आया v आउटसाइड, v आउटसाइड इज इक्वल्स टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट। तो किसी बाहर का पोटेंशियल आर नॉट है, मतलब 1 बाई आर नॉट के साथ वैरी कर रहा है। ठीक है, तो ये आउटसाइड का पोटेंशियल है। सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस के पोटेंशियल में अगर हम आर नॉट की जगह पे कैपिटल आर डालेंगे तो मुझे वो सरफेस का पोटेंशियल देगा, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज माय पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। अब देखो, अगर हम इंफिनिटी से आ रहे हैं तो हर जगह पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल हर जगह पे है। ऐसा नहीं होगा कि सडनली कहीं कोई पोटेंशियल जंप मारेगा और मतलब किसी एक पॉइंट का मुझे पोटेंशियल ही नहीं पता, वो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज चार्ज है और उसके बाद नहीं है, तो हमेशा पोटेंशियल तो डिफाइंड है हर जगह पे। ठीक है, इससे पहले वाला जो ग्राफ था उसमें भी ऐसे पोटेंशियल थी, स्ट्रेट लाइन अंदर नीचे, तो हर पॉइंट का आपको पोटेंशियल जरूर पता है। ठीक है, हर पॉइंट का पोटेंशियल पता है। नाउ अब इनसाइड पे आते हैं। अब हम लोग इनसाइड के लिए इस डिस्टेंस को x की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब किसी x डिस्टेंस पे इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x है तो ri पे कितना है। ठीक है, तो फिर से E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx, इनसाइड की बात करेंगे तो इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड है एट ए गिवन डिस्टेंस x, ri डिस्टेंस पे नहीं, x डिस्टेंस पे qx बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, सॉरी नॉट माइनस साइन, इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx, तो dx इधर मल्टीप्लाई हो गया विथ अ माइनस साइन, सो दैट बिकम्स माइनस qx बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब dx। दोनों को अब इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक समझना, जब x का वैल्यू r है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है, बिकॉज x का वैल्यू r का मतलब है वो सरफेस पे, तो सरफेस पे इतना पोटेंशियल है, तो आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया। अब आपको इस साइड में आना है। ठीक है, जब सरफेस का पोटेंशियल पता चल गया, अब आपको किसी भी x पोजीशन पे आना है, तो जब x का वैल्यू r इनसाइड है तो पोटेंशियल इज v इनसाइड। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखो, सो दिस बिकम्स v इनसाइड माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, दैट इक्वल्स टू देखो माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब कांस्टेंट है बाहर ले लिया, आपके पास बचा हुआ है इंटीग्रल ऑफ x dx, आपके पास बचा हुआ है इंटीग्रल ऑफ x dx। x dx का इंटीग्रल क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, तो हम इसको सीधे लिख देंगे x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर। बट वो जो 2 है उसको कैन वी मेक इट 8, यहां पे इसको 8 बना देते हैं, तो आपके पास बचा
एक्स स्क्वायर और 2 बाहर आ गया, कहां से कहां तक, आर से लेके आर इनसाइड तक, किसी आर इनसाइड पॉइंट। तो v इनसाइड माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज गिवन बाय, देखो माइनस क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर इनसाइड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दैट मेक्स इट माइनस क्यू आर इनसाइड का स्क्वायर, आर इनसाइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब प्लस क्यू आर स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब ये आर स्क्वायर और आर क्यूब कट जाएगा, ये आर स्क्वायर और आर क्यूब कट गया, तो आपके पास बचा हुआ है क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर विथ प्लस, और इधर देखो एक माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, तो वी कैन राइट v इनसाइड इज इक्वल टू माइनस क्यू आर आई स्क्वायर बट बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब प्लस, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, जब इनको आप ऐड करोगे तो आपको दिख जाएगा दिस विल बी 3/8 क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो इनसाइड पोटेंशियल विल बी दिस। तो आपको इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, सरफेस का पोटेंशियल पता है, आउटसाइड का पोटेंशियल है, आउटसाइड की सॉरी इनसाइड का भी पोटेंशियल आपके पास आ गया। तो इस तरीके से हमने हर जगह का पोटेंशियल निकाल लिया, और एक बार जब हमने हर जगह का पोटेंशियल निकाल लिया, अब हम डिस्टेंस के साथ उसको वैरी करवाएंगे, और जब डिस्टेंस के साथ वैरी कराएंगे तो आर आई को भी हम एक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज एक्स का फंक्शन दिख जाएगा ना, तो हम आर आई ठीक है, आर आउटसाइड को भी एक्स से हम रिप्लेस कर देंगे, सो दैट आपको वो ग्राफ के लिए फंक्शन मिल जाए कि एक्स का वेरिएशन क्या है। ठीक है, तो अब मैं ये वर्किंग हटाता हूं, मैंने ये वर्किंग हटा दिया, होप आपको ये वर्किंग समझ में आ गया। अब हम आते हैं सीधे ग्राफ पे ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो होप आप जब इसको फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, तो इस आर आई को पहले हम एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, सो दैट मुझे फंक्शन दिख जाए, इस आर नॉट को भी एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, ये तो सरफेस है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसको हम एक्स से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि ये वैरी कर रहा है आर ओ, फिर आर आई एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो सबको सारे फंक्शंस को मैंने एक्स से रिप्लेस कर दिया, वो आर आई और आर ओ आपको सिर्फ समझाने के लिए था। नाउ सी, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये तो सारा का सारा टर्म कांस्टेंट है, ये सारा का सारा टर्म कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो आपको पता है y इक्वल्स टू mx का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल्स टू mx का ग्राफ, y इक्वल्स टू mx का ग्राफ आपने सबने किया होगा, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन होता है, वेयर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब इज द स्लोप, ये इसका स्लोप है। ठीक है, तो ये निकल गया, एंड देन इसके बाद इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, सो ये सरफेस वैल्यू है, this value is capital R, this value is Q by 4 pi epsilon naught R square, because ये सरफेस का वैल्यू है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड 1 by x स्क्वायर से नीचे की तरफ जा रहा है, so the graph goes something like this, rectangular hyperbolic function। ठीक है, rectangular hyperbolic function, because इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ये तो सारा का सारा पार्ट कांस्टेंट है 1 by x स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू 1 by x स्क्वायर का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन होता है कुछ इस तरह से, तो वही ग्राफ वहां पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। तो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस में सबसे पहले हम इस ग्राफ के साथ ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
सरफेस का पोटेंशियल क्या है? सरफेस का पोटेंशियल अगर यहाँ पे x का वैल्यू कैपिटल R रखोगे, देखो समझना, x का वैल्यू कैपिटल R रखो तो कैपिटल R स्क्वायर बाय R क्यूब, तो बचेगा R, तो माइनस क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस 3 बाई 8 क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो 3 में से गया 1 तो बचा 3 में से गया 1 तो 2 बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R रहा, तो 2 बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R का मतलब होता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इसका मतलब सरफेस पे कहीं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये सरफेस का पोटेंशियल है, मतलब दिस इज R। और अगर x जीरो रहे, अगर x का वैल्यू जीरो, तो अगर x का वैल्यू जीरो कर दोगे तो ये टोटल वैल्यू कितना बचेगा? दिस टोटल वैल्यू विल बी 3 बाई, सो दिस वैल्यू बिकम जीरो। x का वैल्यू जैसे जीरो करोगे तो ये वैल्यू जीरो हो गया, जैसे जीरो हो गया ये बचा 3 बाई 8 क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब 3 बाई 8 बड़ा है कि 1 बाई 4 बड़ा है? तो टेक्निकली ये बड़ा है, क्यों? ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 2 बाई 8 और ये है 3 बाई 8, इसका मतलब है ये ऊपर की तरफ रहेगा, यहां पे कहीं रहेगा पोटेंशियल। तो दिस इज द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, और यहां का पोटेंशियल कितना होगा? 3 बाई 8 क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये यहां का पोटेंशियल है। और अगर आप देखो x का स्क्वायर है, मतलब पैराबोलिक ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ विद अ माइनस साइन, पैराबोलिक ग्राफ विद अ माइनस साइन का मतलब है वो कनकेव डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा, तो ये ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड्स होगा, कनकेव डाउनवर्ड्स जाएगा, और कनकेव डाउनवर्ड्स हो गया उसके बाद तो आउटसाइड आ गया, आउटसाइड का पोटेंशियल 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स। तो जैसे ही आप उसको 1 बाई एक्स करोगे दैट गोज समथिंग लाइक दिस। So this is the graph for this kind of uniformly charged non-metallic solid sphere. उसका पोटेंशियल का ग्राफ ये रहा, जहां पे सरफेस का पोटेंशियल दिखाया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ये रहा। और इसके बेसिस पे आपसे अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिसका एक और दो एग्जांपल मैं अभी करके दिखाता हूं। तो अब देखते हैं कि आपको अगर मैं एक कंडीशन दे दूं, 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। लेट्स से आपके पास एक मेटेलिक स्फीयर है कुछ इस तरीके से, इस तरह से आपके पास एक मेटेलिक स्फीयर है जिसको आपने चार्ज दिया Q, आपने किसी तरह से इसमें चार्ज Q एंटर करवाया, और ये मेटल का है, ठीक है। और बाहर से एक और स्फीयर है कुछ इस तरीके से, और ये पार्शियली सॉलिड है, मतलब पार्शियली सॉलिड का मतलब है ये पार्ट सॉलिड है, फिर बीच में वैक्यूम है, दिस पार्ट इज सॉलिड एंड उसके बाद का पार्ट वैक्यूम। अगर आपने इस तरह से बनाया, ठीक है, तो आपको बस बताना है कि अगर मैं इसके सेंटर से दूर चले जाऊं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल किस तरह से वैरी करेगा। मैं पहले लिख देता हूं, दिस इज मेटालिक, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो मेटालिक। दोनों केस में ये मेटालिक ही है, आप चेंज भी मतलब चेंज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अगर दोनों केस में ये मेटालिक है तो अगर मैंने जो भी चार्ज Q दिया वो सारे के सारे चार्ज इसके सरफेस पे इस तरह से आ जाएंगे, और अगर सरफेस पे आ गया तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ठीक है। और फिर वो यहां पे आके इंड्यूस करेगा नेगेटिव माइनस Q चार्ज, और अंदर इसके अंदर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, और वो इंडक्शन की वजह से बाहर फिर से प्लस Q चार्ज आएगा, ठीक है। और इस प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर फिर से कंटिन्यू कर जाएगा इस तरह से। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना चाहते हो तो लेट्स से ये वो लाइन है, ठीक है, ये पहला रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है, और ये तीसरा रेडियस है। तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है का मतलब जीरो लाइन, ठीक है। फिर सडनली एक वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, फिर वैल्यू आएगा, फिर उसके बाद फिर से मेटल आया, तो मेटल के बाद ये जीरो,
और फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेक्टेंगुलर, और जब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनाओगे तो आप ऐसे मत बना देना यहां से, ये इसी का कंटिन्यूएशन है, मतलब आप ऐसे समझिए कि इसी का कंटिन्यूएशन है, बस इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इसी का अगर आप कंटिन्यूएशन बनाओगे तो ये रहेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। देखो बच्चों, ये समझ लो कि लाइक ये क्वेश्चन बोथ जेईई या नीट में आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं है, नीट के क्वेश्चन, नीट के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चंस, और स्पेशली जब नीट के बच्चे मैथ्स नहीं लेते हैं तो उनको काफी ज्यादा स्ट्रगल होता है। इसलिए आप प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को करना सीख जाइए। ऐसा कुछ मैं रॉकेट साइंस नहीं करा रहा हूं, बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल्स है। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस हो सकता है आपको स्कूल के टीचर्स ने सिखाया हो सकता है टीचर्स ने नहीं भी सिखाया हो, बट ये कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे जाकर के इन सब का बहुत ज्यादा यूसेज आएगा। आप ऐसे मत समझिए कि लाइक इनका सिर्फ इसी क्वेश्चन में यूसेज है, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा, मैं हर बार आपसे बोलता हूं कि जो भी चीज मैं करा रहा हूं बहुत इन डेप्थ में करा रहा हूं, बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज आपके फ्रेंड्स या वैसे दोस्त जिनको एक्चुअली कोचिंग नहीं मिल पा रहा है या उनका डाउट क्लियर नहीं हो रहा, प्लीज आप उनको भी ये चैनल रिकमेंड कीजिए, सो दैट उनको इससे बेनिफिट मिले, ठीक है। तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। अगर मैं इसी का पोटेंशियल का ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, पोटेंशियल का ग्राफ V वर्सेस X का, तो जितने लाइंस मैंने यहां पे खींचा उतने लाइंस मैं यहां पे पहले ड्रॉ कर लेता हूं, रेडियस वाले 2 और 3, ठीक है, 3 रेडियस है ना, 1 2 3 रेडियस। तो पोटेंशियल, तो जस्ट बिकॉज अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अंदर का पोटेंशियल होगा सम कांस्टेंट वैल्यू लाइक दिस, सम कांस्टेंट वैल्यू। और फिर जैसे जैसे दूर जाएगा इस रीजन में ये पोटेंशियल गिरेगा, इस रीजन में ये पोटेंशियल गिरेगा, ठीक है। और फिर यहां से यहां तक दिस पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, दिस पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, और अब ऐसे कंटिन्यूटी नहीं होगी, अब यहां से आके ये नया पोटेंशियल का ग्राफ इस तरह से बनेगा। सो दिस इज माय पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ। इस केस में आप ध्यान रखिए, ये इस ग्राफ को कंटिन्यू नहीं करेगा, ये एक दूसरा ग्राफ होगा, बट इस केस में उसी का कंटिन्यूएशन होगा, बिकॉज जिस रेट से ये डाइवर्ज हो रहा है, इसकी जो डाइवर्जेंस है उसी रेट से ये डाइवर्ज होता रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस सेम प्रोपोर्शन में ही रिड्यूस होता रहेगा। बट इस केस में वैसा नहीं है पोटेंशियल के केस में, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया ना तो आपके लिए तो मतलब बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मैं यहां पे इस तरह से, दिस इज मेटल, दिस इज मेटल, अभी मैं नॉन मेटेलिक पे आ नहीं रहा हूं, ठीक है, दिस इज अगेन मेटल, ठीक है, दोनों ही मेटल है। जब ये मेटल है और इसके सेंटर पे आपने चार्ज दे दिया कैपिटल Q, तो ग्राफ कैसा होगा? अब देखो, 1 रेडियस, 2 रेडियस, 3 4, तो मैं 4 रेडियस बना लेता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स के लिए 1 2 3 4, ऐसे 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो चार्ज है, अच्छा देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो जो भी इंड्यूस होगा वो जाकर के मर्ज नहीं कर सकता। जो मेटल सॉलिड स्फीयर था वहां पे इतने पास था कि वो जाके मर्ज हो जाता था, न्यूट्रलाइज हो जाता था, ठीक है, नेगेटिव इंडक्शन के साथ। बट यहां पे इसके बीच में एयर गैप है, तो ये चार्ज ट्रैवल करके मर्ज नहीं हो सकता। तो यहां पे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मिलेंगे। तो ये आपको अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिली, फिर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिलेगा, फिर आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगा, और फिर बाहर भी मिलेगा। तो हम देखेंगे कि अंदर में ये मिला, ठीक है, फिर यहां पे मिला, और फिर ये ऐसे चला गया, ठीक है। और ये उसी कंटिन्यूटी को मेंटेन करता जाएगा, ठीक है, इसी कंटिन्यूटी को मेंटेन करेगा। और इस बीच में नो इलेक्ट्रिक फील्ड
इस बीच में नो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरह से। सो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। जैसे ही मैंने देखा मेटल तो मैंने बोला जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही देखा मेटल जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही देखा वैक्यूम रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, अगर मैं इसी का पोटेंशियल फंक्शन बनाना चाहूं, इसी का पोटेंशियल फंक्शन 1 2 3 4, ठीक है, सो दिस इज माय पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ। अगर इसका मैं पोटेंशियल बनाते हैं, ठीक है, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन, और जैसे ही मेटल आ जाता है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल। फिर मेटल आ गया तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फिर नहीं, जैसे वैक्यूम आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फिर मेटल आ गया कांस्टेंट फंक्शन, और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन। सो दिस बिकम्स माय पोटेंशियल ग्राफ फॉर दिस। अब ध्यान रखना, इतने से पोर्शन के लिए ये पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मेटल है तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, फिर ये वैक्यूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फिर ये मेटल है तो कांस्टेंट, फिर उसके बाद ऐसे। तो इस तरीके से आप मेटल के ग्राफ्स बना सकते। अगर मैं इसी चीज को अब कन्वर्ट कर दूं एक नॉन मेटेलिक स्फीयर्स के साथ, नॉन मेटेलिक स्फीयर के साथ, तो नॉन मेटेलिक स्फीयर में ये एक नॉन मेटेलिक स्फीयर है, इसको आपने यूनिफॉर्मली इस तरह से चार्ज कर दिया, ठीक है, फिर इसके बाहर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। उसी सेम यूनिफॉर्म डेंसिटी से, जिस डेंसिटी से अंदर में फॉर्म हो रखा है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैंने फिर से ले लिया इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, 1 2 3 रेडियस, तो पहले ही बना लेते हैं, 1 2 3 रेडियस, अंदर में चार्ज स्फीयर है। तो इफ यू रिमेंबर, जब अंदर में चार्ज स्फीयर होता था तो हमारा लीनियर ग्राफ होता था, तो ग्राफ वुड गो समथिंग लाइक दिस, ग्राफ लीनियरली बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला होता था qx by 4 pi epsilon naught r क्यूब, ठीक है, तो x का फंक्शन है तो इस तरह से जाएगा, और फिर बाहर जाके वैक्यूम हो गया इसके जस्ट बाहर, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन में चला जाएगा, और फिर अंदर में नया चार्ज ऐड हो गया इसके अंदर, और वो यूनिफॉर्म है, तो उस एरिया में भी वो ऐसे लीनियरली वैरी करेगा, उस एरिया में भी वो लीनियरली वैरी करेगा, ठीक है, और उसके बाद एयर में फिर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन बना देगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ग्राफ को देखते हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसी का पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हो, सो पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ, सो दिस इज पोटेंशियल वर्सेस एक्स। अब मजेदार चीज होगी कि जैसे ही अंदर हुआ तो ये डाउनवर्ड्स पैराबोला, इस तरह से डाउनवर्ड्स पैराबोला, जैसे ही वैक्यूम आया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फिर आया मेटल, मतलब सॉरी, फिर आया यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हुआ वो रेक्टेंगुलर फिर हुआ वो पैराबोला, और फिर जैसे ही बाहर वैक्यूम में आया ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस बिकम्स, सो दिस इज पैराबोलिक पाथ, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज अगेन पैराबोला, दिस इज अगेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पोटेंशियल के केस में पैराबोला, डाउनवर्ड्स कॉन्केव डाउनवर्ड्स पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कॉन्केव डाउनवर्ड्स पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस तरीके से आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो फॉर पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरीके से आपका ये स्फीयर वाला जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। स्फीयर के अगर आपके पास कोई भी कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है, आप इजीली अब इसको सॉल्व कर सकते हो। ये थी आज का, मतलब ये था आज का पूरा टॉपिक।
होप आपको समझ में आ गया है। एक मैं बोनस क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने बच्चे इस बोनस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या दे पाते हैं। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि आपके पास एक इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट, सॉरी इनफाइनाइट शीट है मेटालिक। सो दिस इज मेटालिक और इनफाइनाइट है। ठीक है, अब इसके सामने इससे किसी r डिस्टेंस दूर आपने यहां पे एक चार्ज रख दिया Q। आपने एक चार्ज रख दिया Q। अब इस Q की वजह से यहां पे चार्ज इंड्यूस होगा, तो नेगेटिव चार्ज यहां पे इंड्यूस होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां पे इंड्यूस हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज इसको पुल करेगा, अपने तरफ खींचेगा। आपको बताना है इस इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। मैं देखना चाहता हूं आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप इस फोर्स को किस तरह से निकालेंगे, आपका मेथड क्या होगा। आपसे काफी बार ये भी पूछा जाता होगा कि क्या आप बता सकते हैं ऐसा कोई भी केस जहां पे दो चार्ज स्फीयर एक दूसरे, दो सिमिलर चार्ज स्फीयर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो वो जैसे क्या होता है कि एक आपके पास काफी बड़ा स्फीयर है जिसके ऊपर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसकी डेंसिटी काफी कम है, और उसके बगल में आप एक छोटा सा चार्ज ले आते हो, चार्ज स्फीयर जिसपे काफी हेवी डेंसिटी है। इस पे लेट्स से ये Q है, ये भी Q है, तो इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी काफी कम है। तो जब पास लाओगे वो क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा और बाकी पॉजिटिव चार्ज को पीछे की तरफ पुश कर देगा, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों ने काफी टीचर्स ने आपसे पूछा होगा, नहीं पूछा तो आप मैं बता देता हूं कि आपसे पूछा जाता है कि क्या ऐसा कोई कंडीशन है जहां पे दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो तभी होता है कि लेट्स से एक चार्ज स्फीयर है, दूसरा चार्ज स्फीयर है, एक बहुत छोटा है बट उसकी चार्ज डेंसिटी काफी हाई है, दूसरा जो स्फीयर है उसकी चार्ज डेंसिटी काफी कम है बट दोनों ही पॉजिटिव है। तो जब पास लाएंगे तो इंडक्शन होगा और इंडक्शन की वजह से अट्रैक्शन होगी। अब यहां पे भी इंडक्शन होगा और इस इंडक्शन की वजह से ये जो अट्रैक्शन होगा आपको मुझे बताना है हाउ मच इज माय फोर्स। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट्स बताइए। तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस चार्ज स्फीयर पे अगर हम अर्थिंग करते हैं, दो चार्ज स्फीयर को एक दूसरे के साथ किसी वायर से कनेक्ट करते हैं, टच कराते हैं, तो किस तरह से उसका पोटेंशियल चेंज होता है या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। थैंक यू।